नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर और आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं, लेकर हाजिर हूं जो कहूंगा सच कहूंगा। और उत्तराखंड का आज का एक और कड़वा सच लेकर मैं हाजिर हूं और वो सच ये है कि सियासतदान चुनावी फायदे के लिए जनता की जिंदगानी से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। जनता को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने वाले नेता खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते सब कुछ थमता जा रहा है, लेकिन नेताओं की चुनावी रैलियां रोके नहीं रुक रही। तमाम नियमों को, कानूनों को ताक पर रखकर नेताओं की चुनावी रैलियां बदस्तूर चल रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या नेताओं की रैलियों में कोरोना नहीं जाएगा? क्या रैलियों में जुटने वाली भीड़ कोरोना का शिकार नहीं होगी? सवाल यह भी है कि आखिर चुनावी फायदे के लिए जनता को बीमारी की आग में क्यों झोंका जा रहा है? और इसीलिए आज यह पूछा जा रहा है कि जब देवभूमि में कहर बरपा रही है महामारी, तो फिर नेताओं का चुनाव प्रचार क्यों है जारी? इसका जवाब कौन देगा? उत्तराखंड में महामारी ले रही लोगों की जान, चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं सूबे के सियासत। जनता के लिए तो गाइडलाइंस कर दी है जारी, पर नहीं थम रही नेताओं की चुनावी। देवभूमि कोरोना महामारी लगातार बढ़ता है, दिन ब दिन लगातार सरकार और विपक्ष में बैठे सियासत नियमों का पाठ पढ़ा रहे, लेकिन अफसोस कि खुद उन नियमों की धज्जियां उड़ा और अपने चुनाव के खिलवाड़, क्योंकि तमाम बात पर रखकर नेताओं की चुनावी रैलियां बदस्तूर जारी हैं। गुरुवार को सल्ट विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों दलों ने जमकर चुनावी रैलियां की। बीजेपी की मुख्यमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने रैलियों में जमकर चुनावी चाशनी परोसी। ये चुनाव मजबूरी का चुनाव है। सुरेंद्र जी ना होते तो 5 साल के बाद चुनाव होता, लेकिन उसके बाद वह जब चले गए तो पूर्व में सबने कहा, और उसके कारण महेश जीना को उनके कामों को पूरा करने के लिए बीच में चुनावी महामारी ने भी पीछे सल्ट विधानसभा में चुनाव से पूर्व और कांग्रेस हरीश की खूब और चुनाव बंगाल में देखो कितना के लिए परमिशन ली जाती है। देखिए, इस समय चुनाव हो रहे हैं, चाहे बंगाल में हो रहे हो, चाहे अन्य अन्य प्रदेशों में हो, का वर्चुअल हो, पार्टी जनता पार्टी है कि ये और चुनाव भी होने हैं, तो क्या आप पे ना जाएं? पार्टी है लोगों के प्रति तो एक जो से उनको अच्छे दिन जो कि झूठे वादे किए थे उनसे मुक्ति दिलाया जाए। इसलिए हम भी सल्ट में हैं, हम भी आसाम में थे, हम भी। बिल्कुल इसमें आप इलेक्शन कमीशन से लेकर राज्य सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जो भी प्रशासनिक इकाई वहाँ पर पूरी व्यवस्था देख रही है, चुनाव की प्रक्रिया देख रही है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भाई इस कोरोना महामारी के अंतर्गत अगर कहीं पर भी चुनाव हो रहा है तो व्यवस्था बनाना उनका काम है। देखिए, चुनाव तो आप पीछे नहीं ले जा सकते, क्योंकि एक डेडलाइन जो चुनाव की होती है उसके अंतर्गत आपको उस क्षेत्र का एक प्रतिनिधि लाना मतलब वो एक जरूरी है। साफ है कि महामारी के बीच चुनावी रैलियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही है। रैलियों में खूब भीड़ जुटाई जा रही है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्षी कांग्रेस, चुनावी रैलियों में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। कोरोना को काल बताने वाले सियासतदान इस मामले में गजब के तर्क दे रहे हैं।
गौरतलब है कि गुरुवार को उत्तराखंड में पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड टूट गया। एक ही दिन में करीब 2000 नए केस सामने आ गए। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने का दावा कर रही उत्तराखंड सरकार जनता के लिए तमाम पाबंदियां लगा रही है, गाइडलाइंस जारी कर रही है। शुक्रवार से सचिवालय में आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी। मास्क न लगाने पर लोगों का चालान काटा जा रहा है, लेकिन चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई जा रही। आखिर क्यों? क्या नेताओं की रैलियों में कोरोना नहीं आएगा? क्या नेताओं के लिए सियासत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है? आखिर चुनावी फायदे के लिए आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करने का अधिकार माननीय नेताओं को किसने दे दिया? इन सवालों के जवाब सियासतदानों को देने ही चाहिए, लेकिन हैरत इस बात पर है कि कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं। देहरादून से अंकित काला और चंद्रमोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या चुनावी रैलियों में कोरोना नहीं जाता? क्या चुनावी रैलियों में नेता जिन लोगों को बुलाते हैं उन्हें पहले वैक्सीन लगवा के बुलाते हैं ताकि वो आके भाषण का लाभ भी लें और सेहत भी टनाटना रहे एकदम? क्या कोरोना को वहां पर रक्षा कवच से बांध लिया है अलग अलग दल के लोगों ने, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे दल के लोग हों, कि भाई हर किसी ने अपना अलग अलग रक्षा कवच बना लिया हो, वर्चुअल रक्षा कवच? इस मुद्दे पर बात करूंगा। सुनीता विद्यार्थी हैं, आप पहली बार संभवतः हमारी डिबेट शो में आई हैं, इसलिए आपका मैं विशेष स्वागत करता हूं। मथुरा दत्त जोशी हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं, स्वागत है। दिग्मोहन नेगी हैं, आप युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का स्वागत। सुनीता विद्यार्थी जी, चूंकि आप लोग सत्ता में हैं, डबल इंजन की सरकार है, नमस्कार, केंद्र में भी और राज्य में भी आपकी सरकारें हैं, इसलिए सत्ता के पास रहने का एक मानव का स्वभाव होता है। वो कहते हैं ना, जहां रहे दम वहां रहे हम, ऐसा स्वभाव एक आम लोगों का होता है। इसलिए आप लोगों के द्वारा की जा रही चुनावी रैलियों में सबसे ज्यादा भीड़ वो उमड़ रही है। ये आप लोगों का, आप ये भी कह सकते हैं कि जनता आपको प्यार करती है, अच्छी बात है, लेकिन कोरोना के संक्रमण का खतरा भी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में ही है। ये बाकी दलों की रैलियों में भी है, लेकिन चूंकि आपके पास भीड़ ज्यादा आ रही है, इसलिए जो भीड़ के तौर पे लोग आ रहे हैं वो कोरोना संक्रमण के वाहक भी उतने ही ज्यादा हैं। क्या कहेंगी इस पर आप सुनीता जी? आवाज आ रही है सुनीता जी? जी जी, क्या कहना चाहती हैं मेरे सवाल पर? जी देखिए भाई साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो चुनावी प्रक्रिया है उसके तहत जो भी व्यवस्था बनाई गई है वो हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से ये जो जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, जो सेकंड वेव अभी आई हुई है और जिस तरीके से अपना प्रकोप और जिस तरीके से इसका स्प्रेडिंग रेट ज्यादा है, वो निश्चित रूप से चिंतनीय है। लेकिन देखिए, हर प्रकार से सभी चीजों के लिए व्यवस्था करी जा रही है और जहां तक चुनाव का संबंध है तो इसमें भी सभी लोग, चाहे वो कोई भी हो, हमारे भाजपा की खास तौर पे मैं बात करूं तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी बैठकें लेने के लिए कहा है और सभी लोगों को, जो हमारे पास 4 वेपन इस वक्त हमारे पास हैं, जैसे कि हमने मास्क के लिए कहा, सैनिटाइजेशन के लिए कहा, वैक्सीनेशन हमारा एक बहुत बड़ा वेपन अभी हमारे पास एक कवच के रूप में हमें मिला है और लगातार हाथ धोने की बात कर रहे हैं। तो इन सभी नियमों को अगर हम पालन करते हैं तो हम लोग इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। और जहाँ पे रैलियां हो रही है वहां पे भी ये बहुत अच्छे से संबोधित किया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति इन चारों चीजों का ध्यान रखे, कोई भी व्यक्ति इसमें कोई किसी प्रकार का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अपनी जान रहेगी तभी तो आगे सब कुछ होगा। तो ये सब चीजें हैं, इनका ध्यान रखा जा रहा है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को बांटा गया है। हर एक क्षेत्र को देखते हुए वो अपने अपने क्षेत्र में थोड़े थोड़े सीमित संख्या में लोगों को प्रचार प्रसार करें, उनको इसके बारे में भी बताएं और आगे जो है शांतिपूर्वक सही तरीके से जो है व्यवस्थाएं देके कार्य पूर्ण कर सकें। जी, अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। देखिए, ये है आदर्श स्थिति। कोरोना तो बेकार में है, बदनाम है, हम बताएं। देखो बहन जी ने कितनी अच्छी बात कह दी। कोरोना दरअसल दूसरी जगह भी कोरोना का है प्रकोप, लेकिन अब जहां जरूरत है, जहां पे अब कोरोना ससुरा बदमाश है मैडम, हम बताएं, सुनिए ना, कोरोना दरअसल बदमाश है।
ये नेताओं को बेकार में है बदनाम किया हुआ है ससुरा है, इसको तो फैलना ही फैलना है। नेताओं को क्या, नेताओं को बदनाम कर रहा है कोरोना। बताइए आप लोग इतने अच्छे से इंतजाम किए, हाँ बताओ, हाथ धुलवा रहे हो आप बढ़िया से संबोधित कर रहे हो, छोटी छोटी जो है इकाइयों में आपने नेताओं को कहा कि भैया सब लोग अच्छे अच्छे से रहो है, और तब भी कोरोना फैल रहा है। तो कोरोना बदमाश हुआ ना, शरारती है कोरोना। नेताओं का इसमें क्या है? ओहो, नेता तो राम भरोसे हैं। देखिए भाई, शरारती कह के तो हम हल्का नहीं करेंगे। निश्चित हाँ, रूप से आपकी हाँ, चिंता और आप जिस तरीके से बता रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब है। हाँ, लेकिन खतरनाक होने के साथ साथ बचाव भी है। अगर हम उनका ध्यान रखते हैं, नियमों का पालन करते हाँ, हैं, तो हाँ, निश्चित रूप से हम संक्रमण से बचे रह सकते हैं। चलिए, पूजा की, मुझे लगा सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रही है कोई महिला पंडित जी, पूजा चल रही है और सब लोग अब अंत में बोलेंगे प्राणियों में सद्भावना हो, है सबका कल्याण हो, है और सब लोग प्रसाद खाओ, पंजीरी खाओ, अपने अपने घर जाओ। भाई जी लगातार चल रहे हैं, लगातार हिदायतें दी जा रही हैं। पूरे प्रदेश में हर प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्चुअल माध्यम से, सभी तरीकों से इसके बारे में अवेयर किया जा रहा है। हाँ, और हम अवेयर हो रहे हैं मैडम। आप हमारी बहन ने इतने अच्छे से बताया, हमको तो पता ही नहीं था कि जागरूकता फैलाने का एक ये भी तरीका हो सकता है। देखो हम भी जागरूक हुए, अब बाकी लोग भी जागरूक होंगे। और कल जो है, जो आज विधानसभा 60 विधानसभा चुनाव जो है उसका प्रचार का आखिरी दिन है, खत्म हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में चलता रहेगा। और कोरोना को लगता है समझा दिया गया है कि जहां जहां रैली हो और जहां खद्दरधारी नेता देखे, बेटा वहां ना जाना तुम बस। और कोरोना मान गया है, मान लो। क्यों मथुरा जोशी जी, ऐसे ही है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अतुल जी आप। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ने तो कोरोना को समझा ही दिया गया है। हाँ, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। मन भावे मूड़ी हिलावे, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया साहब जी। हरीश रावत तो वहां पे जो है घंटा बजाने गए थे भगवान के दरबार में, वो थोड़ू गए थे वहां पूजा पाठ का नेतागिरी करने। मेरा पूरा निवेदन तो सुन लीजिए महाराज। नहीं, क्यों सुन ले सर? हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं कानी आपन टेंट ना निहारे, दूसरन का पल पल झांके। टेंट मतलब आंखें और कानी मतलब वो महिला जिसका एक आंख होती है। अरे आप तो कानी हो यार, और आप बीजेपी वालों को भेंगी कह रहे हो। भेंगी आप तो कानी हो। हाँ, किसमें कोई दो राय नहीं। मैं अपनी गलती भी स्वीकार करूंगा, मेरी पूरी बात होने दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, देखिए जिस देश का प्रधानमंत्री कोरोना काल में 7 लाख की रैली कर रहा हो और जिस देश के गृह मंत्री 3 लाख की 4 लाख की रैली कर रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि कौन कोरोना फैला रहा है। अरे अब कांग्रेस के पास लोग ही नहीं है, नहीं आ रहा है। बीजेपी के पास लोग हैं तो जा रहे हैं साहब। अब उसमें भी दिक्कत है, आपको बताइए। नहीं, मैं यहीं पर अपनी बात कह दूं। देखिए, जब मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, हमारी तो ये पहली बड़ी मीटिंग है। आप सल्ट में देख लीजिए कि कितनी मीटिंगें इन्होंने की हैं, कितनी बड़ी मीटिंगें इन्होंने की हैं, ये आप खुद ही अंदाज लगा लीजिए। इनके कितने मंत्री वहां डेरा डाले हुए थे। हमने तो लास्ट में हरीश रावत जी का प्रोग्राम रखा, हरीश रावत जी तो खुद बीमार चल रहे थे। जब मुख्यमंत्री जी चले गए, इनके प्रदेश अध्यक्ष चले गए, जब इनके राष्ट्रीय प्रभारी इनके जो उत्तराखंड के हैं वो आ गए, तो ठीक है, हमने भी प्रोग्राम बनाया। हम उसको अपने को अलग भी नहीं कर रहे हैं। अगर हम भी गलती में भागीदार है, मैं इसको बिल्कुल स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसकी रोकथाम की जिम्मेदारी है, जब उनके प्रधानमंत्री, उस पार्टी के प्रधानमंत्री बंगाल में 7 लाख की रैली करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कोरोना के प्रति, कोरोना की रोकथाम के प्रति कितनी संवेदनशील है केंद्र सरकार। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। सारा ठेका जो केंद्र, सारा ठेका तो जो सत्ता में है उसी का है ना। हो गई हर घाट पे पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे है डूबना, वो वाली बात आप कर रहे हो भाई साहब। अरे आप सक्रिय विपक्ष हो भाई साहब, आप उत्तराखंड में सरकार में रहे हो, आप केंद्र में सत्ता में आने के जुगाड़ में लगे हुए हो, पश्चिम बंगाल में सत्ता में साझेदार बने हुए हो। मैं अपनी गलती अतुल जी बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है, हमारी भी गलती है, हमने भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक करें। धन्यवाद, आपने बड़े महत्वपूर्ण विषय में ये डिबेट रखी, आप अच्छी बात लाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि आप मेरे सवाल से सहमत होंगे। नैतिक जिम्मेदारी जिस पार्टी की है, जो सत्ता में है, अगर वही शुरुआत कर रहा तो दूसरे भी बट नेचुरल है, वो भी शुरुआत करेंगे, क्योंकि राजनीतिक मजबूरी है दूसरों की भी करने की, उनको करना पड़ेगा। अगर सरकार ही
एक तरफ कोविड गाइडलाइन जारी करती है, एसओपी जारी करती है, और स्वयं वही सरकार अपने ही एसओपी का उल्लंघन करती है, अपनी ही गाइडलाइन का उल्लंघन करती है। तो आप लगा लीजिए कि गुनहगार कौन है, गलती कौन कर रहा है। ठीक है, नहीं ठीक है, कांग्रेस सरकार को समझना चाहिए, ये नैतिक जिम्मेदारी तो उस सरकार की है जो शासन तंत्र को चला रही है। ठीक बात है, सबसे पहले उनका काम है। सबसे पहले तो मुझे तो लगता है कि नैतिकता नाम के शब्द को आग लगा दो, सबसे पहला काम मुझे ऐसा लगता है। ये भी भारत में नैतिकता किसी के भीतर नहीं है सर, ये सब सामने वालों को मूर्ख बनाने का तरीका है। नैतिकता का लबादा ओढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, आग लगा दो शब्द में सबसे पहले। मेरी एक बात से विनम्रता के साथ आप सहमत होंगे कि नहीं होंगे, कि जिस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं कि कोरोना की रोकथाम कर। ठीक है भाई साहब, ठीक है, अगर उनके ही प्रधानमंत्री भैया हम जिंदा रह जाएं, हम जिंदा रह जाएं, हम तो मानेंगे कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी जिंदा रहना, इसलिए हम जिंदा रह गए। अरे गजब हो गया यार, कोई यहाँ सुनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री कहता मुख्यमंत्री को, पीएम कहता सीएम से, सीएम कहता डीएम से, डीएम कहता जो उसके नीचे के अधिकारी हैं वो कहता है आम आदमी से, वो कहता है दूसरे लोगों से। गजब हो गया भाई, क्या तमाशा हो रहा है। आप देख लीजिए ना, जिन लोगों की जिम्मेदारी है जिस काम के लिए, अगर खेत को बाढ़ ही खाने लग जाएगी, तो आप समझ लीजिए वहाँ फसल बचेगी क्या। हाँ, तो महाराष्ट्र में रामराज आ गया। महाराष्ट्र में कोरोना थोड़ू है, पंजाब में कोरोना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं। मैं पूरे राज्यों की बात कर रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री आदर्श होता है ना। हाँ, अच्छा, अब मुख्यमंत्री खलनायक होता है, प्रधानमंत्री आदर्श होता है, मुख्यमंत्री खलनायक होता है, ऐसा। अरे अतुल भाई, देश का नेतृत्व कौन कर रहा है? अरे छोड़िए भाई साहब, देश को ये कौन दिखा? मैं भारत में एक उस इकलौते नेता को ढूंढ रहा हूं जो मेरी तरह सामने आकर कहे कि हाँ, नेतागिरी में कोरोना ज्यादा फैल रहा है, जो मेरी तरह सामने आके कहे और जो सीख दे कि मुझे इस्तीफा देना पड़ जाए चाहे अपनी पार्टी से, लेकिन आम लोगों का जीवन बचाने के लिए मैं अपने नेतृत्व का विरोध करूंगा। भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। है कोई मर्द यहाँ पर, है कोई सामने आके बोलने वाला? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नहीं करना है हमने, और नहीं करना चाहिए। हाँ। लेकिन जिन लोगों के ऊपर देश को चलाने की जिम्मेदारी है, शासन तंत्र चलाने की सर ठीक है, ये दलील छोड़ दीजिए, दलील नहीं चलेगी दलील। आम आदमी पार्टी के पास चलूंगा। दिग्मोहन नेगी जी, क्या भारत में कोई एक भी ऐसा नेता नहीं है जो ये कहे कि इस वक्त एक भी भारत के नागरिक की अगर उसने जान बचा ली तो उसका जीवन धन्य हो गया कोरोना से? और कोरोना से बचने के लिए राजनेताओं को चाहिए कि वो इस तरह का तमाशा बंद कर दें। अरे चुनाव जीत के अगर मर गए तो फिर ऊपर 72 हुरें मिलेंगी या इंद्र का सिंहासन, वो किसने देखा भैया? तो जिंदा रह ले ना, चुनाव अगले साल लड़ लेना, फिर जीत लेना। चुनाव जीतने के लिए एकदम उतावले हुए पड़े, बावले हुए पड़े। नेगी साहब का कोई नेता भारत में है जो कहता है कि मेरा आला कमान नाराज हो जाए लेकिन मैं सच बोलूंगा? और नेताओं को यह रैली नहीं करनी चाहिए, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। निश्चित तौर पे अतुल जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सत्ता के प्रति लालसा और वो मतलब सत्ता पाने की एक जो होड़ है, वो पूरे प्रदेशवासियों को इस समय इस महामारी में झोंकने का काम कर रही है। और मैं भी सुनीता जी से सुन रहा था, जिस तरीके से वो कह रही थी कि हाथ धोएं, दूरी बना के रखें। अरे भाई, आप अपने सल्ट में देखिए ना कि कितने लोग हाथ धो के आपकी रैली अटेंड करने आ रहे हैं। अभी हफ्ते पहले मुख्यमंत्री जी कोरोना से प्रभावित होकर नॉर्मल सामान्य जन उसमें आए हैं, और अब वो फिर वहां पर भीड़ जुटाना शुरू। हरीश रावत जी कल देहरादून पहुंचे और आज हेलीकॉप्टर से उड़ लिए रैली करने। आप लालसा देखिए कि भावुक संदेश दे रहे लेट करके, मैं ये हूँ, मैं वो करूंगा, मेरा ये छूट रहा है, वो छूट रहा है। और उसके बाद देखिए आपके तमाम भीड़ जुटाने का काम ये लोग कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हम जी कोरोना के गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति, इस देश का आम नागरिक अगर सड़कों पे उतरता है और उसने मास्क नहीं पहना हुआ है, अकेले वो गाड़ी में ड्राइव कर रहा है, तो पुलिस वाले जगह जगह बैरिकेड लगाकर उसकी गाड़ी को रोक रहे हैं और उसको जान दे रहे हैं कि कोरोना की गाइडलाइन क्या हो, उसका चालान और पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं जहाँ तमाम रैलियां उमड़ रही हैं गाँव में, तो हमारे वहाँ चौक बोलते हैं, छोटे छोटे गाँव में जो आंगन है, उनमें सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं
और यहाँ से नहीं जा रहे, वो दिल्ली से पहुंच रहे हैं, उत्तराखंड से ही नहीं है, दिल्ली से आ रहे हैं, तमाम अन्य राज्यों से आ रहे हैं बीमारी लेकर, और उत्तराखंड की देवभूमि को तमाम इन्होंने इस चुनावी समर में सल्ट विधानसभा को खासतौर पे प्रभावित करने का काम किया है। जैसा आपने अभी कहा कि कोई नेता है ऐसा, निश्चित तौर पर आज आपने देखा होगा कि दिल्ली में माननीय केजरीवाल जी ने जिस तरीके से गाइडलाइन जारी करी है, वीकेंड का कर्फ्यू उन्होंने लगाने का काम करा है, वो लगातार अकेले मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना पर डेली अपडेट दे रहे हैं। और रोज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी रैली उत्तराखंड में भी होने वाली थी हमारी, लेकिन उन्होंने उसको स्थगित करके कहा कि नहीं, ये सब चीजें नहीं होंगी, जो कार्यक्रम होंगे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होंगे। तो आज अगर हम जनता का ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर ये महामारी को हम और बढ़ावा दे रहे हैं। वैसे ये फोर्थ वे बहुत स्ट्रांग है और बहुत बड़ी कम्युनिटी स्प्रेड में हम हैं। आज देखिए, चाहे वो कुंभ की बात हो, कुंभ में भी शाही स्नान में कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही है। तो ये प्रदेश तो मुझे लगता है दोनों ही दल ऐसे हैं जिनको, जो गैर जिम्मेदार ना हाथों में ये प्रदेश है। मैं तो ये कहना चाहूंगा। नीरज कोहली साहब, एक वो कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। अब यहाँ है जो जिया वही सिकंदर, जो जिंदा बच गया वही सिकंदर है भैया। वरना यहाँ पे तो हमारे सिस्टम ने, हमारे नेताओं ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारी व्यवस्था ने ऐसी की तैसी मार दी है आम आदमी की। भारत का आम आदमी उससे ज्यादा निरीह, उससे ज्यादा लाचार, बेबस आदमी कोई हिंदुस्तान में दूसरा नहीं है। जो पैसा वाला है उसने अपने बेडरूम को बना दिया आईसीयू, सिलेंडर खरीद कर रख लिया। जो नेता है, जो अफसर है, उसने अपनी व्यवस्था अपनी खुद कर ली। मर रहा है हिंदुस्तान का आम आदमी जो टैक्स देता है। वो कहां जाए, किससे चिल्लाए? रोज हमारे चैनल में वीडियो आ रहे हैं, उत्तराखंड से और बाहर से अलग अलग जगहों से वीडियो आ रहे हैं। कहीं किसी का कोई मर रहा, कहीं किसी का कोई बीमार पड़ रहा। डॉक्टर है नहीं, और है तो इतना थका हुआ है कि वो मरीज अटेंड करने की स्थिति में नहीं है। और ऊपर से हमारे नेताओं को सत्ता की मलाई चाटनी है। राक्षस हो गए हैं, राक्षस, जो लाशों पे खड़े होकर राजनीति करना चाहते हैं। जिन लोगों को रैली में बुलाया जा रहा है, इस बात की गारंटी नहीं है कि वो 3, 4, 5 दिन बाद जिंदा रहेंगे, नहीं रहेंगे। अगर बच गए तो भगवान राम की कृपा, और मर गए तो इंतजाम तो पूरा नेताओं ने कर ही दिया है। और चुनाव आयोग हमारा अंधा है, बेशर्म चुनाव आयोग। अगर मेरे ऊपर मुकदमा होता हूं, जेल जाने को तैयार। भारत का चुनाव आयोग सबसे ज्यादा महामूर्ख और अंधा चुनाव आयोग है, मंदबुद्धि चुनाव आयोग, जिसमें बैठे चुनाव आयुक्तों को केवल मलाई चाटनी है, सत्ता की चाकरी करके अपनी पद स्थापना करानी है। आज यहां है, कल किसी और पद पे बैठेंगे, बुढ़ापा ठीक से कटेगा। शर्म आनी चाहिए चुनाव आयुक्तों को हमारे भारत देश के, कि वो आम लोगों को कोरोना के मुंह में धकेल रहे हैं चुनाव के नाम पे। अरे क्या बिगड़ जाएगा अगर 6-8 महीना और राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन लगा रह जाएगा तो क्या तूफान आ जाएगा? अगर 2, 4, 5 सीटों पर विधायक या पंचायत सदस्य नहीं चुने जाएंगे तो क्या तूफान आ जाएगा? पहाड़ गिर जाएगा क्या? सुनामी आ जाएगी क्या? लेकिन इस भीड़ जुटाने वाली स्थिति से कोरोना का संक्रमण और ज्यादा बेकाबू होकर फैलेगा। हाहाकार मचा है भारत देश में, और नेताओं को हमारे शर्म नहीं आती। नीरज कोहली, यह मेरी चिंता का विषय है। अतुल जी, आपने बहुत सही कहा। मैं आपकी पीड़ा से बिल्कुल अपने आप को संबद्ध करते हुए, बिल्कुल आपको जोड़ते हुए आपने अपने मन की बात, दिल की बात कह दी। लेकिन कहें क्या, मतलब आपने इतना कुछ कह दिया, मेरे पास तो कहने के लिए अब शब्द ही नहीं है। जो आपने शुरू में एक बात कही कि राजनीतिक ईमानदारी और नैतिकता दोनों चीजें मर गई हैं। राजनेताओं के लिए, राजनीतिक जनों के लिए, वीआईपी लोगों के लिए, वीवीवीआईपी लोगों के लिए, रसूखदारों के लिए ना तो कोई महामारी है, ना कोई कोरोना है, ना कोई प्रोटोकॉल है। कोई मायने नहीं रखता। ये जो चाहे जैसा कर ले। सिर्फ जो आम लोग हैं देश में रहने वाले, चाहे इस प्रदेश में रह रहे हो चाहे देश में रह रहे हो, उनके गुरुद्वारे जाने पर पाबंदी होगी, उनके मंदिर जाने पर पाबंदी होगी, उनके मस्जिद जाने पर पाबंदी होगी, उनके गिरजाघर जाने पर पाबंदी होगी, विवाह समारोह में पाबंदी होगी, अंतिम संस्कार में पाबंदी होगी। मतलब कायदे कानून बनाने वाले कायदे कानून की जम के धजिया उड़ाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो जितना जो वो सिर्फ उपदेश देते रहे लोगों को, मार्गदर्शन लोगों का करते रहे, लेकिन खुद धजिया उड़ाते रहे। खूब दबा के जनसभाएं करें, चुनावी जनसभाएं करें, जो मर्जी जैसा मर्जी जो चाहे वो करें। आप पाबंदियां लोगों पे लगा दो, दुकानें बंद करा दो, व्यापार बंद करा दो। रमजान का महीना चल रहा है, नवरात्रे चल रहे हैं, आपने 10, साढ़े 10 बजे से कर्फ्यू लगा दिया।
भैया आप क्या करना चाहते हो इस देश में, क्या करना चाहते हो आप? वाकई में आप क्या लोगों को महामारी के उसमें झोंकना चाहते हो? हजारों हजारों लोग जनसभाओं में जुट रहे हैं, हजारों हजारों लोग रेडियो में जुट रहे हैं, लाखों लोग कुंभ में स्नान करने आ रहे हैं। मैंने भी कल लिखा था, मैंने कहा गंगा मैया ये लोग जो डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दो, सबको सद्बुद्धि दो। ये महाकुंभ आया है, इनको सद्बुद्धि दो कि क्या हम कहाँ मानव कल्याण की बात करते हो, मानव जगत के संरक्षण की बात करते हो, हम कहाँ ले जा रहे हैं इस देश को, प्रदेश को कहाँ लेके जाएंगे जब लोग ही जिंदा नहीं बचेंगे। मैंने कल एक ऐसा तस्वीर देखी, आप यकीन मानो कि मन विचलित हो गया अतुल जी। एक प्राइवेट लैब के बाहर, कोरोना की एक प्राइवेट लैब के बाहर कम से कम 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसपे लोग टेस्टिंग के लिए धूप में खड़े हुए थे, और ये भी पता नहीं था कि 2 बजे लैब बंद हो जाएगी, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा। ये टेस्टिंग कराने की स्थिति है, टेस्टिंग कराने की। इलाज तो बहुत दूर की बात है, पता नहीं इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा, टेस्टिंग की रिपोर्ट आएगी। तो हालात इतने खराब है, जो आपने पीड़ा व्यक्त की, मेरी पीड़ा भी उससे 10 गुना ज्यादा बढ़कर है। पर करे क्या, इस सिस्टम को कौन बदलेगा? जो सिस्टम चलाने वाले हैं वो सिस्टम बदलना ही नहीं चाहते, क्योंकि राजनीतिक दल सब अंदर है, एक अंदर खाने एक है, क्योंकि सबकी जवाबदेही तय हो रही है ना, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अब विपक्ष कहता है कि सत्ता पक्ष जब कर रहा तो हम पीछे क्यों रहे? चलिए, एक और डिबेट का अंक खत्म हो गया। वाह, तालियां। एक और डिबेट का अंक खत्म हो गया, लेकिन जो हमारी मोटी खाल है बेशर्मी की, वो हम आज भी पहने हुए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे बाप मर रहे हैं कि हमारी मां मर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे करीबी मर रहे हैं कि क्या हो रहा है, हमें सत्ता चाटनी है, बस सत्ता का सुख हमको लेना है। ऐसे बेशर्म नेताओं को कोरोना होगा क्या, यह देखना पड़ेगा। मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता अमूमन तौर पे, लेकिन जिस तरीके से पूरा सिस्टम चलाया जा रहा है, भगवान साक्षी है। जैसे हमारे गांव में कहते थे ना, कीड़े पड़े, मैं वैसा नहीं कहता, लेकिन उससे कम भी मेरे मन में भावना नहीं है इस वक्त। क्या अंधेर गर्दी मचा के रखी है नेताओं ने, अधिकारियों ने, सिस्टम ने। चुनाव नहीं होगा तो जान चली जाएगी क्या? सत्ता नहीं पाओगे तो मर जाओगे क्या? लेकिन सत्ता पाने की लालसा में जिस तरीके से तमाशा हमारे नेता कर रहे हैं, इस मंदबुद्धि और वैचारिक अंधेपन का शिकार हो चुके चुनाव आयोग के दौर में, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो कहते हैं ना, कापर करूं सिंगार कि पिया मोरा अंधर रे। चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल के साथ यही हो रहा है। दोनों एक दूसरे की खुजा रहे हैं सत्ता चाटने के लिए। शर्म आती है। 140-145 करोड़ के भारत में कोई भी ऐसा मर्द नेता नहीं है जो खड़े होकर मंच से कहे कि नेतागिरी बाद में, लोगों की जिंदगी बचाने का काम पहले। कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलता कि रैली में मेरी मत आओ, मोबाइल पे आपका मेरा भाषण मिलेगा आपको, मैं वर्चुअल भाषण करूंगा, आप लोग अपने घरों में रहिए, मेरा भाषण सुनिए, रैली पे मत आइएगा। मतदान करने का समय बढ़ा दीजिए, सुबह 6 से रात के 10 कर दीजिए। लंबी लंबी कतारें मत लगने दीजिए, आराम से लोग आए, वोट डालें, अपने घर जाएं। सत्ता भी मिल जाएगी और लोगों की जिंदगी भी बच रह जाएगी। लेकिन शर्म आती है मुझे अपने बेशर्म नेताओं पर। ऐसे हैं हमारे भारत के जनप्रतिनिधि जिन्हें वोट देकर हम चुनते हैं, जिन्हें हमारी जिंदगियों का कोई भी मोल नहीं है। आपको मरना हो तो मरते रहिए, साहब तो बैठे हैं मौज में। बहुत बढ़िया, एक और एपिसोड खत्म हो गया। आगे और कितने एपिसोड खत्म होंगे मुझे नहीं पता। हमारे नेताओं की बेशर्मी कब खत्म होगी, मुझे इसका इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो कहूंगा सच कहूंगा। हरिद्वार में सजा है महाकुंभ 2021 का मेला।